नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से ये तो तय ही है कि अगले लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो दूसरे तरफ कांग्रेस में भी इस बात की चर्चा प्रशांत किशोर के प्लान से तेज हो गई थी। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को जो प्लान दिया था उसमें बताया था कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और पार्टी का अध्यक्ष दोनों अलग अलग होगा। यानी अगर राहुल गांधी को पीएम का कैंडिडेट बनाती है कांग्रेस, तो किसी दूसरे नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। हालांकि प्रशांत किशोर का वो प्लान कांग्रेस में चल नहीं पाया, उनकी डील नहीं हो पाई और इसके कारण अब कांग्रेस का दरवाजा भी प्रशांत किशोर के लिए बंद हो चुका है। लेकिन इस बीच एक थर्ड फ्रंट की बात भी चल रही है, यानी तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हो चुकी है और उसमें भी पीएम के कैंडिडेट बनने की होड़ लगी हुई है। हर नेता जो थर्ड फ्रंट का है वो किसी राज्य का सीएम है और वो चाहता है कि मुख्यमंत्री के बजाय अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाए। लेकिन इस बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चित हो चुका है और उनकी संभावना भी इतनी ज़्यादा है, इससे लगता है कि तीसरे मोर्चे के लिए प्रधानमंत्री की दावेदारी उनकी सबसे बड़ी होने वाली है। और वो नेता हैं उत्तर प्रदेश की सुश्री मायावती। मायावती ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि उन्हें राष्ट्रपति बनाने की बात उठाकर उनके राजनीतिक कैरियर पर ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री या फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना स्वीकार है, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं बनेगी। उनके इस बयान के बाद अखिलेश यादव का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि 2019 में मायावती के साथ जो उनका गठबंधन हुआ था वो इसी ओर एक प्रयास था कि मायावती को पीएम बनाया जा सके। उस तंज को फिर मायावती ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो अपनी पार्टी के नेता को पीएम नहीं बना पाए, यानी मुलायम सिंह को पीएम नहीं बना पाए, वो हमें क्या बनाएंगे। लेकिन इस बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या मायावती ने तीसरे मोर्चा को एक संकेत दिया है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हैं। अगर देखा जाए तो तीसरे मोर्चा की कवायद अब फिर से तेज होने वाली है, क्योंकि जिस तरह प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच का जो डील खत्म हुआ है, उसके बाद प्रशांत किशोर भी एक नए गठबंधन की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने पहले से ही एक प्लान बी बना रखा था और इसके लिए कई नेताओं के साथ मुलाकात भी उन्होंने की थी और उन सब में लगभग सहमति बनी हुई है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से अलग एक मोर्चा बनाया जाना चाहिए जो हिंदुस्तान की सभी रीजनल पार्टियों को अपने अंदर समाहित करें। अब इसमें केसीआर, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, यहाँ तक कि जगन मोहन रेड्डी भी शामिल हो सकते हैं। और इन लोगों के अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी पार्टी की बात करें तो वामपंथी पार्टी भी इस तीसरे मोर्चा में शामिल हो सकती है। और इसलिए इस बात को देखते हुए अगर सोचा जाए तो हर पार्टी के नेताओं से ज़्यादा प्रबल दावेदार मायावती हैं। अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी ने पिछले एक साल से इसकी कवायद शुरू की है और वो लगातार ये चाह रही हैं कि दूसरे 2-3 पार्टियां उनको समर्थन दे दे और तीसरे मोर्चा की तरफ से कम एक बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार वो बन जाएं लोकसभा चुनाव में। इस बार जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी फिर से जीत हुई तो उन्होंने अपने आप को बड़ा दावेदार बना दिया। लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर देखा जाए तो मायावती का जो अपनी पार्टी है उसकी पहचान सिर्फ पश्चिम बंगाल की पार्टी के तौर पर है। अभी वो नॉर्थ ईस्ट में उसका एक्सपेंशन करने के लिए सोच रही हैं, लेकिन अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को जोड़ दिया जाए, यानी 8 स्टेट मिला के भी केवल 25 लोकसभा सांसद देते हैं। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में अगर उनका 1-2 राज्यों में थोड़ा एक्सपेंशन भी हो जाता है
फिर भी उनकी दावेदारी उतनी बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि दूसरे स्टेट में ममता बनर्जी अपने दम पर एक भी सांसद जिताने की क्षमता नहीं रखती हैं। अगर उनके बाद शरद पवार की भी बात करें तो शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र से बाहर छोटे मोटे स्तर पर गोवा में, उसके बाद उत्तर प्रदेश या बिहार के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी भाग लेती है, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में शरद पवार की अपनी कोई ऐसी छवि नहीं है जिसके आधार पर उन्हें लोग वोट करें। शरद पवार महाराष्ट्र के ही लीडर हैं और महाराष्ट्र से बाहर उनकी कोई बड़ी पहचान नहीं है। ऐसे वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और बड़े नेता माने जाते हैं, इसलिए सामान्य स्तर पर उनके चेहरे का वैल्यू है, लेकिन वो वोट के लिए इसका इस्तेमाल दूसरे राज्यों में नहीं कर सकते। उनके बाद अगर उद्धव ठाकरे या केसीआर, एमके स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, इन सब की बात करें तो सबके अपने अपने लिमिटेशन हैं। केसीआर तो अब तक सिर्फ तेलंगाना की राजनीति कर रहे थे और इस बीच उन्होंने तेलंगाना से बाहर अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह तेलंगाना में होने वाले अगले साल के विधानसभा चुनाव हैं, जहां उन्हें भारतीय जनता पार्टी से कड़ी चुनौती मिल सकती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी तेलंगाना में एक बड़े आधार वाली पार्टी रही है और इसके लिए केसीआर को ये लगता है कि अगर वो मोदी विरोध का चेहरा बन जाते हैं तो विधानसभा चुनाव में उन्हें ज़्यादा फायदा होगा और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के साथ साथ दूसरी पार्टियों को वो कम से कम मदद कर सकते हैं। तो एमके स्टालिन तमिलनाडु से बाहर उनकी कोई पहचान नहीं है और उसी तरह से जगन मोहन रेड्डी की अभी नई नई पार्टी है, पहली बार सीएम बने हैं और वो भी पीएम की दावेदारी के लिए बात नहीं कर सकते। यानी सारे जो रीजनल नेता हैं उनके अलावा अगर देखा जाए तो मायावती का जो दावेदारी है उनकी वो सबसे बड़ी मानी जा सकती है। मायावती उत्तर प्रदेश की हैं, मुख्यमंत्री कई बार रह चुकी हैं और उसके अलावा उनकी सबसे जो बड़ी विशेषता है कि वो दलित चेहरा हैं। दलित के साथ साथ वो महिला भी हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका होती है। 80 सांसद केवल उत्तर प्रदेश से जाते हैं और मायावती सिर्फ उत्तर प्रदेश की नेता नहीं है। अगर मायावती की बहुजन समाज पार्टी को देखें तो वो एक तरह से क्षेत्रीय पार्टियों में नेशनल पार्टी है। भले ही वो अलग अलग राज्यों में बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं है और न ही आम आदमी पार्टी की तरह वो 2 राज्यों में सरकार बना चुकी हैं, लेकिन उनका प्रेजेंस अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में तो बसपा की बड़ी पार्टी के तौर पर पहचान है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बसपा चुनाव लड़ती है, वोट लाती है और सीटें भी लाती है। इसके अलावा राजस्थान में भी बसपा की सीटें मिलती है और पिछले जो विधानसभा का चुनाव राजस्थान में हुआ था उसमें 6 सीटों पर बसपा की जीत हुई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस को जो उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया था इसका खामियाजा मायावती को भुगतना पड़ा और अशोक गहलोत की सरकार ने ऐसे जाल बिछाए जिसके बाद बसपा के सारे विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। बसपा वहां पर खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनका आधार है। उसी तरह से पंजाब में भी बसपा लगातार चुनाव लड़ती रही है और कभी पंजाब में वो अच्छी खासी वोट भी लाती थी और उसके साथ साथ सीटें भी जीतती थी। अभी भी बसपा का एक आधार है, क्योंकि जो बसपा के फाउंडर कांशीराम थे वो पंजाब से ही थे। तो अगर नॉर्थ इंडिया के स्टेट में देखा जाए तो वो एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जिसका कुछ न कुछ आधार हर राज्यों में है। उनका एक ठीक ठाक आधार बिहार में भी है और बिहार के हर चुनाव में वो पार्टिसिपेट करती है, वहाँ पर उनकी सीटें भी आती रही है। तो नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट में उनका कुछ न कुछ आधार तो है और उसके अलावा साउथ इंडिया में भी एक दलित महिला चेहरा होने के कारण कुछ न कुछ वोट मायावती के हाथों में रहता है। यानी मायावती की एक राष्ट्रीय पहचान है और इस बात को दूसरे रीजनल पार्टी के नेता समझते हैं, जानते हैं। अगर
थर्ड फ्रंट बनेगा और उसमें किसी भी नेता की प्रधानमंत्री के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर दावेदारी होगी, तो उसमें सबसे बड़ी दावेदारी मायावती की मानी जा सकती है। अगर उस थर्ड फ्रंट में राजद और जदयू भी शामिल हो जाए, फिर भी नीतीश कुमार या फिर राजद के किसी नेता से बड़ी दावेदारी मायावती की हो सकती है। तो सारे जो थर्ड फ्रंट के नेता हैं, उन लोगों के आकलन करने के बाद तो यही लगता है कि प्रशांत किशोर अगर थर्ड फ्रंट का कोऑर्डिनेशन करेंगे तो उसमें वो ऐसा चेहरा चाहेंगे जो कम से कम हिंदी हार्टलैंड का हो। हिंदी हार्टलैंड मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों से हो, और इन जगहों में एक ही नेता उसके दावेदारी करने लायक हैं और वो है मायावती। क्योंकि अखिलेश यादव अभी भी इतने परिपक्व नहीं है कि उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर दूसरे नेता एक्सेप्ट कर सके, लेकिन मायावती के संदर्भ में ऐसा नहीं है। मायावती को एक्सेप्ट करने के लिए उधर से ममता बनर्जी भी तैयार हो सकती हैं, तो दूसरी तरफ से शरद पवार, उद्धव ठाकरे, केसीआर और जगन मोहन रेड्डी भी तैयार हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि मायावती ने जो ऐसे समय में पीएम बनने की बात उठाई है, उसके पीछे एक मकसद है कि वो इंडिकेट करना चाहती हैं कि अगर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई तीसरा मोर्चा बनता है तो उसमें वो पीएम का कैंडिडेट बन सकती हैं, और इसलिए उन्होंने ऐसे समय में पीएम की बात की है, प्रेसिडेंट की बात नहीं की है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।